हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। कल हमने 2D एरे, स्पार्स मैट्रिसेस, लास्ट लेक्चर में हमने 2D एरे देखा था, स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती हैं वो देखी। देन एरे के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जैसे ट्रैवर्सिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन, वो सब हमने डिटेल डिस्कशन किया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उसे एक बार देखें। प्रीवियस वीडियो आपको बेनिफिट देगी पूरे डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। आज हम कोशिश करेंगे कि एरे का जो लास्ट टॉपिक है, एरे ऑफ पॉइंटर, वो हमारा कंप्लीट हो जाए, जिससे आगे जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट हैं वो हम स्टार्ट कर सकें। सो हम बात करेंगे एरे पॉइंटर की। एरे में हम पॉइंटर को कैसे यूज़ करते हैं, उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करता है। जैसे ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, यहाँ पे कोई एक वेरिएबल सेव है ए नाम से, उसका एड्रेस है 1001। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, अपने अंदर उस वेरिएबल का, किसी अदर वेरिएबल का, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, उसका एड्रेस अपने अंदर स्टोर करता है। जैसे ये मेमोरी में पॉइंटर को एक स्पेस मिला हुआ है, यहाँ पे कुछ अदर एलिमेंट डिक्लेयर हैं और यहाँ ये ए जो है वो सेव है, इसकी मेमोरी एड्रेस है 1001, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 4। तो पॉइंटर मेमोरी में जो उसे स्पेस मिला है उसमें क्या करेगा, उसमें एड्रेस रखेगा किसी अदर वेरिएबल का 1001। जैसे इसने यहाँ पे किसका एड्रेस रखा है, ए वेरिएबल का। पॉइंटर का डिक्लेरेशन कैसे होता है, डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर, सबसे पहले हमें एक डेटा टाइप देनी है। जब पॉइंटर के पास अपनी खुद की एक वैल्यू ही नहीं होती तो नॉर्मल सी बात है, इसका जो डेटा टाइप होगा वो डेटा टाइप कौन सा होगा, जिस वेरिएबल का हमें एड्रेस स्टोर करना है वो वेरिएबल कौन से डेटा टाइप का है, हमें उस पॉइंटर को उसी टाइप का डिक्लेयर करना है। उसके बाद हमें लगानी है एस्ट्रिक साइन, देन एक पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं p, और ये हमने इसे डिक्लेयर कर दिया। p इज़ ए पॉइंटर, पॉइंटर टू एन इंटीज़र। ये जो p है ये एक पॉइंटर वेरिएबल है और इस पॉइंटर की डेफिनेशन क्या है कि ये पॉइंट करेगा टू एन इंटीज़र वेरिएबल। तो इसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं पॉइंटर टू एन इंटीज़र। और इसे आपको ध्यान रखना है, ये नहीं बोलना कि ये एक पॉइंटर इंटीज़र टाइप का हमने डिक्लेयर किया, ये डेफिनेशन आपकी गलत है। आपको क्या बोलना है कि p इज़ ए पॉइंटर, p एक पॉइंटर है एंड दिस पॉइंटर पॉइंट्स टू एन इंटीज़र वेरिएबल, इसलिए हमने इसका डिक्लेरेशन डेटा टाइप इंटीज़र प्रोवाइड करवाया है। अब अगर p को एड्रेस स्टोर करना है अपने अंदर, एड्रेस कौन से फॉर्म में स्टोर होगा, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में एड्रेस स्टोर होगा p के अंदर। तो p किस तरह की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में गिवन है। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हम यहाँ पे एक इंटीज़र वेरिएबल b को डिक्लेयर करेंगे और b के अंदर एक वैल्यू सेव करवाई है 4। नेक्स्ट लाइन में हम एक इंटीज़र डेटा टाइप के साथ में एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, उसमें एड्रेस स्टोर करवाएंगे b का। तो अगर किसी पॉइंटर में हम डायरेक्ट लिखेंगे कि b, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, b की वैल्यू p में कॉपी हो जाएगी। पॉइंटर के अंदर हम b की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। बट हमें क्या करवाना है, हमें b का एड्रेस पॉइंटर में सेव करवाना है। उसके लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड एड्रेस ऑपरेटर है जो हमें उस वेरिएबल के आगे लिखना है जिसका एड्रेस हमें पॉइंटर में सेव करना है। तो यहाँ हम चाहते हैं कि b का एड्रेस p में स्टोर हो जाए, तो यहाँ हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ b
और ये सेमीकोलन। हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो होगी पॉइंटर इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन। अब एग्जैक्टली ये इतना फंक्शन क्या काम करेगा, कैसे मेमोरी में रिप्रेजेंट होगा, ये हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के साथ में देखेंगे। जैसे ये हमारी मेमोरी है, ये किसी अदर वेरिएबल को गिवन है और इस जगह पे जो वेरिएबल b है उसे अपनी स्पेस मिला हुआ है। b के अंदर वैल्यू सेव है 4, तो हम 4 यहाँ पे सेव करवा देंगे और इसका एड्रेस मेमोरी में मान लेते हैं 1020 और p पॉइंटर को मेमोरी में इस जगह पे स्पेस मिला है और p पॉइंटर क्या रखेगा, एड्रेस ऑफ b। एड्रेस कितना है b का एड्रेस क्या है 1020, वो आ जाएगा p के अंदर। अब पॉइंटर को अगर मेमोरी में स्पेस मिला है तो इसका भी एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ डेटा था बीच में और यहाँ पे हमें पॉइंटर को एड्रेस मिला है 1030। तो जब आप इस तरह से एक वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसको पॉइंटर के अंदर उसका एड्रेस सेव करवाते हो तो एग्जैक्टली मेमोरी में वो इस तरह से सेव होता है। ये हमने देखा। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो हम पॉइंटर के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि पॉइंटर भी कैसे काम करता है। क्योंकि पॉइंटर से क्या है कि एग्ज़ामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर को ले लो या फिर आप ये देखें कि पॉइंटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने सी के अंदर। अगर आप यहाँ पे भी ये डिस्कशन देखोगे तो आपको सी में भी ये हेल्प करेगा, क्योंकि पॉइंटर तो दोनों एक जैसे ही हैं और दोनों के फंक्शन भी एक जैसे काम करेंगे। और डेटा स्ट्रक्चर हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने यही बात बोली थी कि एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमने सी को लेके चले हैं, तो सी का रेफरेंस लेकर ही हम पॉइंटर को पढ़ रहे हैं और ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर में कैसे काम आएगा वो आपको आगे पता चल जाएगा। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आज हम जो भी फंक्शन यहाँ पे पॉइंटर के ऊपर परफॉर्म करें, आप ऑनलाइन जो कंपाइलर होते हैं, जैसे गूगल के ऊपर आप जाके डायरेक्ट सर्च करना कंपाइल सी प्रोग्राम ऑनलाइन, तो वो काफ़ी सारे कंपाइलर के लिंक प्रोवाइड करवा देगा। जैसे W3 वेबसाइट के ऊपर या फिर अदर जो ऑनलाइन कंपाइलर होते हैं वहाँ पे भी आप जाके कंपाइल कर सकते हो। ये सब स्टेटमेंट आप कंपाइल करके देखोगे तो आपको एक अलग कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी कि कैसे पॉइंटर जो है काम करता है। एक स्टार लगाने से, एक एस्ट्रिक साइन लगाने से, एक एड्रेस के साइन लगाने से कैसे उसके रिज़ल्ट के ऊपर फ़र्क आता है और कौन सी डिक्लेरेशन कंपाइल टाइम एरर देती है और कौन सी डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर भी देती है, तो वो एरर का भी आपको नॉलेज होगा। अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट लेकर चलेंगे। अगर हमें b की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले ये देखना है b का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। b एक पॉइंटर है या नहीं है, तो नहीं है। b एक नॉर्मल इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। इंटीजर टाइप के डेटा को हम प्रिंट करवाते हैं तो हम डी स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं। ये होता है इंटीजर डेटा टाइप्स के लिए। देन कोमा, और अगर हम b की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट b को लिख देंगे। ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करवाएगी, ये प्रिंट करवाएगी 4 और इसे भी आप नोट डाउन कर लेना। इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ b। ये एड्रेस ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस करना हो। एड्रेस ऑपरेटर को अगर आप डायरेक्ट किसी इंटीजर वेरिएबल के ऊपर या फिर फ्लोटिंग वैल्यू के साथ में, कैरेक्टर वैल्यू के साथ में यूज़ करोगे तो वो आपको वैल्यू नहीं बताकर उसका एड्रेस प्रोवाइड करवाएगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम b का एड्रेस प्रिंट करवाएं तो एक स्टेटमेंट हम ये यूज़ कर सकते हैं। जब हमें b का एड्रेस प्रिंट करना है तो हम p स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम x स्पेसिफायर का भी यूज़ कर सकते हैं और ये स्टेटमेंट हमें क्या प्रोवाइड करवाएगी, 1020। और ये आपके लिए होमवर्क है। आपको ये देखना है कि %d अगर लगाकर हम एड्रेस ऑफ b को प्रिंट करवाएं तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, ये आप बताओगे। आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो, अदरवाइज़ आप खुद प्रिंट करवा के देखना कि ये क्या आउटपुट आपको देगा। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है ये,
इसमें एस्ट्रिक ऑफ पी का क्या मतलब होता है? जब हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो किसी भी वेरिएबल के नाम के आगे अगर एस्ट्रिक साइन का यूज़ करेंगे तो वो डिफरेंशिएट करता है कि ये वेरिएबल नॉर्मल नहीं है, ये एक पॉइंटर की डिक्लेरेशन है। और उस डिक्लेरेशन के बाद में जब भी हम उस वेरिएबल के आगे एस्ट्रिक साइन का यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होता है वैल्यू एट पी। पी के अंदर जो वैल्यू है वो एक्सेस करनी है। इस एस्ट्रिक का ये मतलब होता है वैल्यू एट पी। ये याद करने में भी इजी है कि आप ऐसे साइन लगा के इसे याद करें। इस स्टेटमेंट को यूज़ करने का मतलब है कि हम पी की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं। पी के अंदर अभी क्या स्टोर है? 1020 और उस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू स्टोर है? 4। तो ये स्टेटमेंट आपकी प्रिंट करवाएगी 4 को। यहाँ हमने %d का यूज़ क्यों किया? क्योंकि हमने एस्ट्रिक साइन का यूज़ किया है। वैल्यू ऑफ पी का मतलब कि पी के अंदर जो वैल्यू है वो तो एड्रेस है और उस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू गिवन है, वो है 4। 4 एक इंटीजर डेटा है, इसलिए हमने स्पेसिफायर %d का यूज़ किया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट को जब कंपाइलर कंपाइल करेगा वो क्या देखेगा कि p को प्रिंट करवा रहे हैं। p ने क्या स्टोर किया हुआ है? 1020, मतलब एक हेक्साडेसिमल नंबर, किसी वेरिएबल का एड्रेस को हम ये कह रहे हैं कि आप एड्रेस को प्रिंट करो और हम स्पेसिफायर दे रहे हैं कंपाइलर को d। तो ये हमारा कंपाइल टाइम एरर शो करेगा। इसे कंपाइलर एक एरर दे देगा कि ये कंपाइल टाइम एरर है, आप इसे सही करो, ये जो डेटा टाइप है वो गलत है। देन हम नॉर्मल p को लिखेंगे। तो हमने बात की थी कि अब ये क्या प्रिंट करेगा? ये p के अंदर वैल्यू प्रिंट करेगा जो उसने स्टोर कर रखी है। अभी p ने क्या वैल्यू स्टोर कर रखी है? b वेरिएबल का एड्रेस। तो यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल नंबर प्रिंट हो जाएगा 1020, एड्रेस ऑफ b का एड्रेस जो है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अगर हम ये चाहते हैं प्रिंट करवाना कि हमें p का एड्रेस प्रिंट करना है तो हम क्या स्टेटमेंट यूज़ करेंगे? जब कंपाइलर इस स्टेटमेंट को कंपाइल करेगा तो स्पेसिफायर उसे क्या मिलेगा? p स्पेसिफायर किस लिए यूज़ करते हैं? किसी एड्रेस को प्रिंट करवाने के लिए। और हम उसे क्या बता रहे हैं कि वैल्यू ऑफ जो p है, p में जो वैल्यू है वो है एक इंटीजर वेरिएबल। स्पेसिफायर हमने क्या दिया है? p। तो यहाँ पे एक वार्निंग आ जाएगी। वार्निंग ये कि आपने जो स्पेसिफायर है वो गलत यूज़ किया है, बट ये हेक्साडेसिमल के साथ में उस इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कर देगा 4। %p का मतलब है कि वो एक एड्रेस को प्रिंट करेगा, इसलिए उसने हेक्साडेसिमल को प्रीफिक्स किया उस नोटेशन को। देन वो वैल्यू ऑफ p को प्रिंट करेगा, तो वैल्यू ऑफ p क्या है? 4। और साथ में वो देगा वार्निंग कि ये स्पेसिफायर जो है वो सही नहीं है। ठीक है, आप ये रन करवा के देखना, आपको पता चलेगा। एक स्टेटमेंट हम और ट्राई करते हैं कि अगर इंटीजर वेरिएबल के आगे ये स्टार लगाएं तो क्या होगा। अगर आप इस स्टेटमेंट में इंटीजर वेरिएबल जो b है उसके आगे अगर एस्ट्रिक साइन का यूज़ करो तो ये क्या प्रिंट देगा। और अगर आप %d स्पेसिफायर को यूज़ करके एस्ट्रिक साइन का यूज़ करो b वेरिएबल के साथ में तो ये क्या प्रिंट देगा। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में जो हमारा कंपाइलर है वो कंपाइल टाइम एरर दे देगा। ये कंपाइलेशन एरर हो जाएगी क्योंकि एस्ट्रिक साइन को हम इंटीजर वेरिएबल के साथ में यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये होता है पॉइंटर वेरिएबल के साथ में यूज़ करने के लिए ऑपरेटर। अब अगर हम एरे को डिक्लेयर करें और एरे का जो एड्रेस है वो हम पॉइंटर में अगर सेव करवाएं तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा और पॉइंटर कैसे काम करेगा। यहाँ पे हमने एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया जिसमें 4 एलिमेंट्स हम सेव कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ यूज़र ने प्रोवाइड करवा दी। और एक पॉइंटर को डिक्लेयर किया जो इंटीजर डेटा टाइप के एरे का एड्रेस अपने अंदर सेव करेगा, इसलिए उसका डेटा टाइप इंट है। और यहाँ हमने पॉइंटर को डिक्लेयर भी कर दिया और उसे एड्रेस ऑफ a से इनिशियलाइज भी करवा दिया। ये हमारी मेमोरी है। इसमें जैसे एरे को
स्पेस मिल गया यहाँ पे, और ये हमने वैल्यूज़ को स्टोर करवा दिया। और एक पॉइंटर को डिक्लेयर किया तो पॉइंटर को यहाँ पे मेमोरी में स्पेस मिल गया। पॉइंटर को इनिशियलाइज़ किया ए के एड्रेस से, तो ए का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 120, वो पी के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, एरे का नेम अपने आप में भी एक पॉइंटर होता है। जैसे अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं प्रिंट एफ %p, यहाँ पे अगर ए को डायरेक्ट प्रिंट करवाएं तो आप ये ट्राई करके देखना, ये डायरेक्ट प्रिंट करता है ए का बेस एड्रेस। ए का बेस एड्रेस क्या है 120। तो अगर हम %p स्पेसिफायर के साथ में ए को डायरेक्ट अगर प्रिंट करवाएं तो हमें आउटपुट रिज़ल्ट क्या मिलेगा 120। इससे ये प्रूफ होता है कि एरे का नेम अपने आप में एक पॉइंटर होता है। तो इस डिक्लेरेशन को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, इंट डेटा टाइप देन *p इक्वल टू ए। नॉर्मल वेरिएबल के आगे हमें एड्रेस ऑपरेटर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट उस वेरिएबल को पॉइंटर में इनिशियलाइज़ कर देंगे तो उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू सेव होगी वो पॉइंटर में सेव हो जाएगी, और वो पॉसिबल नहीं होगा, वहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ जाएगी, क्योंकि पॉइंटर हेक्साडेसिमल नंबर को अपने अंदर स्टोर करता है। और सेकंड जो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन है, एरे का जो एड्रेस होता है वो उसके नाम में अपने आप सेव होता है, इसलिए हमने उस एड्रेस को ही पॉइंटर के अंदर असाइन कर दिया। तो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन बिल्कुल वैलिड है। और एग्ज़ामिनर ये जो आपको छोटी छोटी स्टेटमेंट लग रही है, इन स्टेटमेंट को ही ऑप्शन में देगा और ये पूछेगा कि पॉइंटर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है, या पॉइंटर को इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी एक स्टेटमेंट है उससे इनिशियलाइज और डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो बाकी की जो 3 स्टेटमेंट है वो सही होंगी। और इस तरह से अगर कोई डिक्लेरेशन आती है जो यूनिक है तो इसे आप अपने नोट्स में ज़रूर रखें। एक बार आप इसे लिख लेंगे तो बार बार हो सकता है नोट्स को रिवाइज़ करते टाइम पे तो ये आपके सामने रहेगी, और ये आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं उन्हें एलिमिनेट करने में। और यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान ये रखना कि %p की जगह पे x को भी वो यूज़ कर सकता है, %x। ठीक है, x स्पेसिफायर भी इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और ये बात आप नोट करके लिख लें, एरे नेम इटसेल्फ ए पॉइंटर। तो जब भी आपको पॉइंटर स्पेसिफायर के साथ में अगर वेरिएबल दिखे तो वो इनवैलिड स्टेटमेंट है, बट अगर आपको पॉइंटर स्पेसिफायर के साथ में एक एरे का नेम दिखे तो वो आप अलाउड कर सकते हो, क्योंकि वो खुद में ही एक एड्रेस है। नाउ लास्ट जो हमने देखी थी कुछ पॉइंटर की स्टेटमेंट्स, वैसे ही हम कुछ और स्टेटमेंट को भी प्रिंट करवाएंगे। तो इन दोनों स्टेटमेंट में आप मुझे बताओ कि क्या प्रिंट होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन में हमारे आउटपुट क्या आएंगे, देखो आप इसे। आप इन स्टेटमेंट को फील करने की कोशिश करो कि यहाँ पे स्पेसिफायर p है, मतलब जो भी रिज़ल्ट आएगा वो एड्रेस होगा। अगर वो एड्रेस नहीं हुआ तो वो गलत होगा। और हमें वैल्यू कौन सी प्रिंट करनी है, q के आगे कोई ऑपरेटर यूज़ नहीं है, तो मतलब q ने डायरेक्टली मेमोरी में जो वैल्यू को सेव किया है वो हमें प्रिंट करनी है। सॉरी, यहाँ पे q नहीं है, यहाँ पे p है ना। तो p के अंदर डायरेक्ट जो वैल्यू सेव है, a का एड्रेस कितना है 120, ये क्या प्रिंट करेगा 120। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बता रही है कि %x स्पेसिफायर क्या डिनोट करता है कि ये एक एड्रेस को प्रिंट करेगा। उसे कौन सा वेरिएबल दिया प्रिंट करने के लिए, a कैसा वेरिएबल है, एक एरे वेरिएबल का नेम है जो इटसेल्फ एक पॉइंटर है, मतलब उसके पास अपना एक एड्रेस होगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगी 120। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम आउटपुट हमें प्रोवाइड करवाएगी।
इन दोनों स्टेटमेंट को देखो आप कि अब हमारा क्या आउटपुट आना चाहिए। तो सेम मेथड हम इस पे अप्लाइड करेंगे। %p स्पेसिफायर का मतलब है वो एड्रेस को प्रिंट करेगा, और हमने उसे एक ऑपरेशन ये दे दिया कि वैल्यू एट ए पर क्या वैल्यू सेव है 3 एक इंटीज़र वैल्यू है। तो इंटीज़र वैल्यू को हम %p स्पेसिफायर के साथ में अगर प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो वो हमें वार्निंग देगा, और कुछ कंपाइलर ये अलाउड कर देंगे कि वो प्रीफिक्स 0x करके हमें 3 प्रिंट करवा दें। और इस स्टेटमेंट में भी सेम कंडीशन है कि एक पॉइंटर जो अपने अंदर एक एड्रेस को रख रहा है, आप उससे ये बोल रहे हो कि वैल्यू एट p, वैल्यू क्या है 120 के ऊपर कौन सी वैल्यू है 3, यहाँ पे भी प्रीफिक्स 0x करके और वो 3 को प्रिंट करवा देगा। बट ये डिपेंड करता है कंपाइलर के ऊपर, आपको वार्निंग के साथ में ये प्रिंट करवाएगा, विदाउट वार्निंग तो ये भी प्रिंट नहीं करवाएगा। ये स्टेटमेंट देखो आप कि ये क्या प्रिंट करवाएंगे। इन दोनों कंडीशन में %d स्पेसिफायर को हमने यूज़ किया, उसका मतलब है एक इंटीज़र वैल्यू प्रिंट होगी। तो वैल्यू एट a इज़ 3, यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। और वैल्यू एट p मतलब p के ऊपर एड्रेस है, और एड्रेस किसका है a का, तो a की फर्स्ट वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। तो अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आप इन सभी स्टेटमेंट को कंपाइल करके देखोगे, और जिन स्टेटमेंट में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप अपने जो डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उन्हें क्लियर करूँगी। उन्हें हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लेंगे। और एरे पर काफ़ी सारे ऑपरेशन भी होते हैं जो हम सी के अंदर पढ़ेंगे जब हम एरे को डिस्कस कर रहे होंगे चैप्टर वाइज। नाउ हम बात करेंगे ड्रॉबैक ऑफ एरे। हमने एरे को जब पढ़ा है, एरे के सब लेक्चर में साथ साथ में भी देखा है कि हाँ ये भी ड्रॉबैक है, ये बेनिफिट है, ये ड्रॉबैक है। डिक्लेरेशन के टाइम पर ही उसे एक फ़िक्स साइज़ बताना पड़ेगा एरे को, और मेमोरी में उसे मेमोरी मैनेजर उतना स्पेस प्रोवाइड करवा देगा। उसके बाद अगर आपको और मेमोरी की ज़रूरत है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि मेमोरी मैनेजर से एक नए स्पेस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, और वो जो पुराना आपका एरे है जिसमें कम वैल्यूज सेव हैं उसे उस नए एरे में शिफ्ट कर सकते हो। देन सेकंड हमने देखा था एरे को डिक्लेयर किया a ऑफ 4, और इसमें हमने इनिशियलाइज़ कर दी वैल्यूज़, तो ये हमें एक कंपाइल टाइम एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये एरे 4 एलिमेंट्स के लिए था जो सिर्फ 4 वैल्यूज़ को सेव कर सकता है इंटीज़र डेटा टाइप की, बट आपने वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ कर दी 5, तो ये इसकी लिमिट से बाहर हो गया, एक्सीड ऑफ लिमिट हो गया एरे की। इस वजह से ये आपको कंपाइल टाइम एरर दे देगा। थर्ड जो इसका एक मेजर ड्रॉबैक है, अगर यूज़र थोड़ा एडवांस है और उसे ये पता चले कि मेरे आज जो स्टूडेंट हैं वो 30 हैं, बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में मेरे पास 200 स्टूडेंट्स होंगे, तो वो एरे को यूज़ करके क्या करेगा कि उसे मेमोरी कम ना हो, वो क्या करेगा आज ही एरे को 200 साइज़ का डिक्लेयर कर देगा, और मेमोरी मैनेजर उस एरे को डिक्लेरेशन के टाइम पे ही 200 का स्पेस प्रोवाइड करवा देगा। जैसे स्टूडेंट नाम का हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने साइज़ को डिक्लेयर किया है 200। इसका मतलब अगर 200 एरे का साइज़ है और इंटीज़र टाइप का डेटा है तो वो 2 बाइट का स्पेस लेगा। देन टोटल नंबर ऑफ मेमोरी कितनी कंज्यूम हो गई 400 बाइट्स। और अभी अगर मॉडर्न जो कंपाइलर हैं उनकी बात करें तो वो लेता है 4 बाइट। टोटल नंबर ऑफ बाइट कंज्यूम हो गई 800 बाइट्स। हमारे पास तो सिर्फ 100 स्टूडेंट का डेटा ही सेव रह गया, उसके बाद हमारे स्टूडेंट इंक्रीज़ ही नहीं हुए। तो इस कंडीशन में ये जो एरे बचा है ये हो जाएगा हमारा वेस्टेज ऑफ मेमोरी। ये ना तो इस एरे में काम आया और ना ही इसे मेमोरी मैनेजर किसी अदर एरे या वेरिएबल को असाइन कर पाए। सो ये एक सबसे मेजर ड्रॉबैक है एरे का, क्योंकि प्रोग्रामर क्या करता है कि भविष्य में अगर किसी भी तरह से मेमोरी की रिक्वायरमेंट है या फिर
कोई अदर रिक्वायरमेंट है जो हमें यूज़र को प्रोवाइड करवानी है, तो वो उसकी एक एक्सेस लिमिट लेकर चलता है, जिससे एरे के केस में ये हमारी एक वेस्टेज ऑफ मेमोरी डिक्लेयर होती। इस ड्रॉबैक से बचने के लिए हमने लिंक लिस्ट का यूज़ किया, जो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। और लिंक लिस्ट जो होती है वो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट में क्या फैसिलिटी होती है, जब भी यूज़र को डेटा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हैंड टू हैंड वो स्पेस प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इस फैसिलिटी की वजह से हम लिंक लिस्ट को डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और ये ड्रॉबैक होने की वजह से एरे को स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो आप ये भी देख लेना, एरे इज़ ए स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। सो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।